welcome back. I hope you all are doing great. Today we are going to start with our free YouTube batch for CA Foundation Accounting September 2026. We have already discussed this in previous video. Last video में हमने आपको बताया था कि we are going to start two batches. First one is free YouTube batch and second one is paid mentorship batch. If you are going to enroll for paid batch, then the classes will be started from 1st June. But for free batch, we are going to start from today. तो दिस इज लेक्चर नंबर 1. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसके अंदर हमारे पास 6 यूनिट्स हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद यूनिट नंबर 1, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. Before we start, I want to tell you something that you should bring two things. First one is ICI module. आप एक तो अपने पास ICI का मॉड्यूल ओपन रखना साथ के साथ, ताकि आप सभी चीजों को मार्क कर सको. एंड सेकेंडली आप नोटबुक एंड पेन लेकर बैठना, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट डाउन मैनी थिंग्स. हम बहुत सारी चीजें लिखेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में कंसेप्ट को रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना आए. तो इसीलिए आपको नोटबुक एंड पेन भी लेकर बैठना है एंड ICI का मॉड्यूल लेकर बैठना है. आपको कोई भी और मटेरियल को प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली learn from ICI module. So let's start with our unit number 1, that is meaning and scope of accounting. First of all, इस यूनिट में हम अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है. प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो होगी उसकी वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगी, बट चैप्टर नंबर 1 से में हम सभी चीजों को थ्योरेटिकली समझेंगे कि कौन सी चीजें कैसे होती हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इंट्रोडक्शन है ना, ये बताता है कि अकाउंटिंग की क्यों जाती है, व्हाई अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड. इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखें तो अकाउंटिंग क्यों की जाती है, अकाउंटिंग, व्हाई अकाउंटिंग. जो चीजें आई एम राइटिंग ना, तो आपको भी वो चीजें लिखनी है अपनी नोटबुक में, ताकि आपको कंसेप्ट जब आप रिवाइज करो तब आपके पास नोटबुक में सभी चीजें राइट डाउन हो और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्यों की जाती है, टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रियलिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ आप लिखो, इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप. बट फर्स्टली आप देखो कि काउंटिंग क्यों की जाती है, ताकि हम फाइनेंशियल रियलिटी समझ सके. ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रियलिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Now, first of all, what do you mean by economic activities? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज मनी, सेकंड इज रिसोर्सेस एंड लास्ट वन इज दैट क्रिएट ऑब्लिगेशंस. ठीक है, तो देयर आर थ्री थिंग्स. अगर किसी भी एक्टिविटी में ये तीनों में से कोई भी एक चीज इन्वॉल्व है, देन दैट एक्टिविटी इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की फाइनेंशियल रियलिटी को देखने के लिए, बेसिकली ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए और उसकी पोजीशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बातें हो गई. अभी इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. देखो, इन्होंने लिखा दैट एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हमने समझा कोई भी ऐसी एक्टिविटी. इसको अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये है कि कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसमें उसका पैसा इन्वॉल्व हो, या फिर उसके रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, या सेकंड पार्टी की लाइबिलिटी उसके ऊपर क्रिएट होती है. ठीक है, तो बेसिकली हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जिसमें उसका मनी, उसके रिसोर्सेज या उसकी कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही हो.
वो उस पार्टी की भी हो सकती है या फिर ऑपोजिट पार्टी की भी हो सकती है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, आपके पास कोई रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, या फिर आप स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप पैसा लेन देन कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलती है। एंड हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फाइनेंशियल रियलिटी का मतलब क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पोजीशन देखने के लिए कि वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने की हैं उनका क्या रिजल्ट निकला, उसी चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है, बहुत ही सिंपल बट अच्छी एग्जांपल है। इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। देखो, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। अभी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एक इंडिविजुअल ने टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर वो यहाँ पर सिंपली मेंशन करते एन इंडिविजुअल स्टार्टेड अ बिजनेस, इंडिविजुअल स्टार्टेड अ स्टेशनरी बिजनेस, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक एक्टिविटी थी बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला कि उसने कुछ किया है बट ना ही उसमें मनी इन्वॉल्व है, ना ही उसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, ना ही कोई अभी तक उसकी ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, उसने सिर्फ एक एक्टिविटी की है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कब बनेगा, जब उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व होगा, उसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, या फिर उसमें कोई ना कोई ऑब्लिगेशन या फिर कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। अभी दिस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज जहां पर उसका पैसा इन्वॉल्व है, उसने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया टू स्टार्ट अ बिजनेस। नाउ ऑन 1 जनवरी, अभी जो भी क्वेश्चंस में आपने कैलकुलेशन करने हैं, लाइक दिस क्वेश्चन इज अ एग्जांपल, बट अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, उसको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है कि आप जब क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो ना, साथ के साथ उसके एलिमेंट्स को लिखते चलो। लाइक यहाँ पर उन्होंने बोला कि उस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है 2 लाख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उस पर्सन ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, उस पर्सन ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है 2 लाख रुपीज की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। नेक्स्ट, ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को ही परचेजेस गुड्स फॉर रुपीज 1,15,000, उसने परचेजेस किए हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। अभी परचेजेस भी क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज जहां पर उसका पैसा गया है, उसने परचेज करने के लिए 1,15,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, तो उसका मनी जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, एंड उसने सेल किया है फॉर 1,47,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। 1 जनवरी को उसने परचेज किया था, दिस इज ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को उसने परचेज किया था, एंड उसने ड्यूरिंग द मंथ उसने 1,47,000 की सेल की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स इज इक्वल्स टू रुपीज 1,47,000। ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ। नेक्स्ट, he spend और he pays shop rent for the month of for the month 5,000, उसने उस मंथ का शॉप रेंट पे किया है 5,000 तक, तो जहां पर हम लिखेंगे शॉप रेंट रुपीज 5,000। ठीक है, एंड फाइंड दैट स्टिल ही हैज गुड्स वर्थ 15,000 इन हैंड। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने रेंट पे किया बट उसने बाद में देखा कि उसके पास अभी भी 15,000 की गुड्स उसके पास हैं, तो जो उसके पास स्टॉक पड़ा है, इसको हम स्टॉक लिखेंगे, एंड ये जो है ना, जो मंथ के एंड में है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर आपके पास मान लो आपने एक स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्ट में कुछ गुड्स परचेज किए, ड्यूरिंग द मंथ आपने कुछ ना कुछ सेल किया, जो आपको गिवन है कि आपने ड्यूरिंग द मंथ कितना सेल किया, एंड एट द एंड आपने देखा कि आपके पास कुछ गुड्स अभी भी बची हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप साल के स्टार्ट में आपके पास साल हो गया या मंथ के स्टार्ट में आप स्टॉक चेक कर रहे हो, तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। एंड अगर आपका मंथ और ईयर जो भी पीरियड का आप चेक कर रहे हो, उस पीरियड के एंड का आप चेक कर रहे हो, देन दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद कितना है, रुपीज 15,000। ठीक है, एंड लास्टली
द इंडिविजुअल परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ही कैरी द फ्यू ट्रांजेक्शंस एंड एनकाउंटर्ड सम इवेंट्स। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का मीनिंग समझाती हूँ, बट फर्स्टली आप ये समझो कि उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की है। उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या की है, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहां पर उसने अपने कुछ गुड्स परचेज किए, कुछ गुड्स सेल किए, उसके बाद उसने रेंट पे किया एंड उसके पास कुछ स्टॉक पड़ा है। अभी उन्होंने लास्ट में बोला, इज इट नॉट लॉजिकल दैट ही विल वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, क्या ये लॉजिकल नहीं है कि उसको भी उसका जो उसने एक्टिविटीज की उसका उसको रिजल्ट पता लगे। तो बेसिकली यहाँ पर वो बोलना चाहता है कि उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज का, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर उसने बोला कि उसका रिजल्ट बताओ क्या निकला, उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। हम बिजनेस क्यों करते हैं, फायदा नुकसान के लिए। अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो बेसिकली वो क्या बोलना चाहता है कि उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो यहाँ पर उसने बोला कि उसकी परचेजेज है 1,15,000 की। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, सी, अभी यहाँ पर हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली, अभी हमें दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। इसीलिए जब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना जहाँ पर आपको कैलकुलेशन की जरूरत हो, तो यहाँ पर आप ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन के वो सेंटेंसेस को रीड करने की जरूरत ना पड़े। अभी जो भी क्वेश्चन में मेन सेंटेंसेस थे या जो भी क्वेश्चन के मेन हाईलाइट्स थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए, तो हमें क्वेश्चन को दोबारा से रेफर बैक करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पर अपना सोल्यूशन करेंगे और साथ के साथ यही यही इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि उसने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपीज का, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि परचेज किया 1,15,000 के, 1,15,000 के उसने परचेजेस किए हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है परचेजेस, परचेजेस है उसके पास ₹1,15,000। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, डेट जो भी उसने परचेज किया था ना ड्यूरिंग द मंथ, उसने जो 1 जनवरी को जो भी गुड्स परचेज किए हैं, उसमें से 15,000 के गुड्स अभी भी उसके पास स्टॉक में पड़ी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो ड्यूरिंग द मंथ सेल किया है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का स्टॉक ही सेल किया है। आप अपने ऊपर इस चीज को लेकर चलो। आपने मान लो कि आपने 10 लाख की कोई गुड्स परचेज की, आपने 10 लाख की छोड़ो, आप 10 रुपए की आपने कोई चीज परचेज की है, उसमें से आपके पास अभी भी 1 रुपया या 2 रुपए के पैसे की चीजें पड़ी हैं। तो एक तरह से आपने जो दिया है वो कितने का है, 8 रुपए का। वैसे ही यहाँ पर है कि आपने 1,15,000 की गुड्स परचेज की हैं, उसमें से 15,000 की गुड्स उसके पास एट द एंड पड़ी हैं। तो जो उसने ड्यूरिंग द मंथ सेल किया वो उसने कितने की सेल की है, 1 लाख की सेल की है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। हम बेसिकली सबसे पहले हम निकालते हैं कि उसने गुड्स कितने की सेल की हैं। उसने जितने की गुड्स परचेज की थी उसके बाद उसके पास जितने की गुड्स पड़ी हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने कितने की गुड्स एक्चुअल में सेल की हैं। तो नेट परचेजेस लिख सकते हो या फिर गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकते हो। तो दिस इज ₹1 लाख। बेसिकली दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आप बहुत ही कॉमनली यूज करने वाले हो अपने नेक्स्ट जो भी सेशंस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, दिस इज द बेसिकली ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स अपने बेची है, जो गुड्स हमने सेल की हैं, उन गुड्स सोल्ड गुड्स का क्या कॉस्ट था उसको निकालना ही हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, 1 लाख रुपीज हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए। ये क्या है कि हमने कितने की गुड्स जो है वो एक्चुअल में परचेज किए थे जो हमने सेल किए, ठीक है। अभी उसने बोला कि उसने 1 लाख की गुड्स परचेज किए थे, जो एक्चुअल में उसने कितने की सेल की है, 1,47,000 की। तो 1 लाख की गुड्स जो है वो 1,47,000 में सेल हुई है। बट एक पॉइंट है कि यहाँ पर उसने शॉप रेंट पे किया है 5,000 पीस का, मतलब कि ये भी उसका क्या है, खर्चा है। उसने 1,47,000 की सेल करने के लिए उसने 5,000 रुपीज का एक्सपेंस भी किया है। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसको हम सीओजीएस लिख सकते हैं, सीओजीएस। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सीओजीएस लिखते हैं। तो यहाँ पर आई विल राइट सीओजीएस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें हम क्या करेंगे, हमारा शॉप रेंट प्लस कर देंगे। अभी यहाँ पर क्या है, 1 लाख का उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब कि 1 लाख की गुड्स थी जो उसने सेल की हैं, उसमें हम शॉप रेंट को ऐड कर देंगे।
तो दिस विल बिकम कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो भी गुड्स आपने सेल की हैं उनकी एक्चुअल में कितने प्राइस की वो आपने परचेज किए थे, ठीक है। जबकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है कि आपने जो गुड्स सेल किए हैं उनको सेल करने तक आपने कितना खर्चा किया। वो खर्चा उसको परचेज करने पर भी हो सकता है, उसको एडवर्टीज करने पर भी हो सकता है, उसको स्टोर करने के लिए जो आपने रेंट पे किया उसका भी हो सकता है, ठीक है। जो फिर जो उस स्टोर जो भी आप स्टोरेज जहां पर आपने किया उस रेंटल प्लेस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि आपने जो गुड्स सेल की हैं उस पैसे को कमाने के लिए आपने कितने का खर्चा कर दिया। तो यहाँ पर हमारा कितना स्पेंड हुआ है? 1,05,000 का, ठीक है। तो हमने एक तरह से 1,05,000 का खर्चा करके 1,47,000 की सेल की है। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जितने आपने सेल किया है, जितने की आपने सेल किया है उसमें से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे। बेसिकली ये क्या है कि आपने पैसा कमाया कितना, 1,47,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,47,000 एंड उसमें से आपने कितना खर्चा किया है, 1,05,000 का खर्चा किया है। तो एक तरह से हमारे पास 42,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको बस क्या समझना है, बेसिकली ये दो टर्म्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। इसको आप कॉस्टिंग आपका सब्जेक्ट है इंटर में, उस सब्जेक्ट में आप बहुत ही कॉमनली इस चीज को यूज करने वाले, बिकॉज वहां पर कॉस्ट से रिलेटेड ही सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए ये चीजों को अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हमने दो चीजें सीखी, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेकंड इज कॉस्ट ऑफ सेल। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो आपने गुड्स सेल किए वो आपने कितने की परचेज किए थे, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, जो आपने गुड्स सेल किए हैं उसके ऊपर आपने कितना खर्चा किया है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन एग्जाम्पल, बट यहाँ पर मेन एग्जाम्पल को सॉल्व करने का और समझने का रीजन क्या था, यहाँ पर एक वर्ड्स, यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं इनफैक्ट, दैट इज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड इवेंट क्या होता है, उसके बाद इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कौन सी चीज ट्रांजैक्शन है एंड कौन सी चीज इवेंट है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है ना वो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के थ्रू की जाती है। मतलब कि बेसिकली जो ये पर्टिकुलर चीज हुई है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था दैट द इंडिविजुअल परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस पूरी की पूरी सिनेरियो को उसने क्या बोला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब कि ये जो चीज की है ना, उसने उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उसने परचेज किया, सेल किया, शॉप रेंट पे किया, उसके पास स्टॉक बचा, ये सारा का सारा जो सीन है दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ पार्ट्स हैं। बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बोला गया इसमें मल्टीपल चीजें हुई हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कुछ इवेंट्स हुई हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है वो थ्रू ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होती है। मींस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एंड मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं। अभी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी एक्टिविटी दैट हैज टू फीचर्स, जिसके दो फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से दो फीचर्स होने चाहिए, फर्स्ट वन इज उसका फाइनेंशियल नेचर हो, उसको ही हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए, एंड सेकेंडली अफेक्ट्स द बिजनेस, वो बिजनेस को अफेक्ट करे, ठीक है। तभी ही हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फर्स्टली ट्रांजैक्शन क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके पास दो फीचर्स हो। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल नेचर, वो तो बेसिक है कि अगर आपने किसी चीज की काउंटिंग करनी है तो वो चीज फाइनेंशियल नेचर की होगी, तभी ही आप उसकी काउंटिंग कर सकते हो। अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में होगी तभी ही आप उसको अपनी बुक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल नेचर होना फर्स्ट एक्टिविटी का। सेकेंडली वो बिजनेस को अफेक्ट करेगी, तभी ही उसको हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में उसने इन्वेस्टमेंट किया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। उसने
परचेज किया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। उसने सेल किया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। उसने शॉप रेंट पे किया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में मेनली आप ये समझो कि आप कोई ना कोई डील कर रहे हो, आप कोई ना कोई एग्रीमेंट कर रहे हो किसी बंदे के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। लाइक आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज करने के लिए आपने पैसा दिया, जो भी गुड्स आपने परचेज किया वो आपने रिसीव किए, तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेल किया, सेल में आपने गुड्स दिए, पैसा लिया, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। शॉप रेंट में आपने शॉप को यूज किया, उसके बदले में आपने पैसा दिया, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई फाइनेंशियल नेचर है एंड जो बिजनेस को अफेक्ट करे। यहाँ पर एक चीज आप और ऐड कर सकते हो इसको समझने के लिए, कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई एग्रीमेंट, कोई डीलिंग हो रही है किसी बंदे के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अभी सेकंड चीज होती है इवेंट। इवेंट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, देखो यहाँ पर जो है स्टॉक है ना 15,000 का, ये जो 15,000 का स्टॉक है, दिस 15,000 स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, इट इज अ इवेंट। अभी आप बोलोगे कि ये इवेंट क्यों है, ठीक है, जबकि परचेज किया वो तो ट्रांजेक्शन है, तो स्टॉक क्यों इवेंट है। देखो, आपने 1,15,000 की परचेज की, आपने पैसा दिया, गुड्स रिसीव की, ठीक है, आपने 1,47,000 की सेल किया, ठीक है, आपने बेसिकली गुड्स दिए और पैसा लिया, आपने दो ट्रांजेक्शन्स किए। आपने 1,15,000 की गुड्स परचेज किए एंड 1,47,000 की गुड्स को सेल किया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। बट आपने सिर्फ उस जो 1,15,000 की गुड्स परचेज किए थे उसमें से सिर्फ आपने 1 लाख की गुड्स को ही 1,47,000 में सेल किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक पोर्शन ऑफ गुड्स सेल किए, जिसकी वजह से आपके पास एक स्टॉक बच गया, आपका 15,000 का स्टॉक बच गया, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन हुई हैं, आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपने सेल की है। बट आपने जब परचेज किया तो आपने 1,15,000 की गुड्स परचेज किए हैं, मीन्स एक तरह से आप मान के चलो कि आपने 1,000 आइटम्स परचेज किए हैं, आपने उसमें से सिर्फ 900 आइटम्स को ही सेल किया है। तो जो 100 आइटम्स बची हैं वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट है कि आपने 1,000 परचेज करके 900 गुड्स सेल कर दिए। जो 1,000 गुड्स बची हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अगर आप सेम ट्रांजेक्शन सेम अमाउंट को ही परचेज करते हो, सेम अमाउंट की ही सेल करते, तो आपके पास कोई स्टॉक ना बचता। बट आपने परचेज किया 1,000 यूनिट्स को, आपने सेल किया है 900 यूनिट्स को, तो आपका जो डिफरेंस है दैट इज अ स्टॉक, तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। सेकेंडली, ये जो प्रॉफिट निकला है ना 42,000, दैट इज ऑल्सो अ इवेंट। ये जो सरप्लस निकला है, प्रॉफिट बोल सकते हो इसको, हम सरप्लस भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ इवेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इवेंट। ये इवेंट क्यों है, बिकॉज आपने परचेज किया, सेल किया, रेंट पे किया, स्टॉक बचा, जिसकी ये सब कुछ करने की वजह से आपके पास 42,000 का प्रॉफिट बचा। ये कोई ट्रांजेक्शन की वजह से नहीं हुआ, ये ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है। तो 42,000 क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, डाटा थ्रू ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स किए, प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एंड कुछ इवेंट्स देखते हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, दीज आर द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन में भी यही चीज मेंशन की थी। ये आप अगर आप यहाँ पर देखो, सी, यहाँ पर उसने यही मेंशन किया था दैट द इंडिविजुअल performs an economic activity, he carries a few transactions and encountered with some events। उसने कुछ transactions की हैं एंड उसको कुछ events का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो that is के इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसके अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एंड मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं। सो दैट्स इट। तो ये था अपना टॉपिक नंबर 1, जिसमें हमने समझा कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। अकाउंटिंग की जाती है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रियलिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं वो देख लिया, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन एंड सेकंड इज इवेंट। ट्रांजेक्शन का मतलब समझ लिया, इवेंट का मतलब समझ लिया, ठीक है। एंड इसके साथ हमारी एग्जाम्पल भी सॉल्व होगी। अभी यही चीज उन्होंने क्या किया, मल्टीपल
केसेस में बताया कि टेलीकॉम कंपनी के लिए कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मच रेलिवेंट। तो जो मेन चीजें हैं वो आई विल डिस्कस, एंड जो चीजें स्किप कर रही हूँ वो चीजें रेलिवेंट नहीं है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए और अपने एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए उसको पढ़ना चाहते हो, देन यू कैन रीड इट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर मीनिंग में ना हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसको AICPA बोलते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। उन्होंने 1961 में ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन आपको अगर एग्जाम में मीनिंग पूछा गया ना, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है, और इवन इंक्लूडिंग दिस के आपको ये बताना है कि कमेटी ऑन टर्मिनोलॉजी, बेसिकली आपको ये भी बताना है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है। ठीक है, कब दी है वो अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सिंपली लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट दिस इज अ डेफिनेशन। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। फर्स्टली आई विल हाईलाइट फ्यू वर्ड्स, आपको भी हाईलाइट करने हैं, अगर आप मार्क कर रहे हो तो आप मार्क कर सकते हो। फिर हम उन वर्ड्स को सिंगल सिंगल फर्स्टली समझेंगे, देन हम डेफिनेशन में देखेंगे कि उनका क्या रेलिवेंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in significant manner in the terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। See, सबसे पहले उन्होंने बोला कि काउंटिंग क्या है, इट इज अ आर्ट। तो यहाँ पर आप साथ के साथ लिख सकते हो, हम एक एक वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। आर्ट, फर्स्टली अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला गया है, बिकॉज अकाउंटिंग में ना बहुत सारी स्किल, नॉलेज, जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आपके पास कोई फिक्स्ड फॉर्मूला टाइप नहीं है कि आपको ये सिचुएशन में यही चीज करनी है। आपको अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। बिकॉज अकाउंटिंग में ना आप ये चीज समझो कि अगर दो अकाउंटेंट्स है, मान लो उनके पास सेम एक्सपीरियंस है, मान लो दोनों को 10-10 साल हो गए अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए, ठीक है, देन भी उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज दोनों की अपनी जजमेंट है, अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में ना ये चीज इसलिए इसको आर्ट बोला जाता है, बिकॉज इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अकाउंटेंट में से कोई एक अकाउंटेंट ने गलत किया है, इसका मतलब ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो जजमेंट है, जो नॉलेज है, वो स्किल है, वो दोनों की डिफरेंट होगी। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्लियर हो गया कि काउंटिंग आर्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सेकेंडली अभी हम इसके मीनिंग को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन इज, उन्होंने बोला काउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कोई ट्रांजेक्शन की, मान लो ऊपर वाले एग्जांपल में ही हमने परचेज किया, 1 जनवरी को परचेजेस किए हैं 1,15,000 की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर वो चीज ट्रांजैक्शन है तो हम उसके लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग की टर्म्स में सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, टू राइट डाउन। ठीक है, किसी चीज को लिखना उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, लाइक वी आर राइटिंग डाउन ना, अभी हम नोट्स लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, राइट डाउन करना, लिखना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना मतलब क्या होता है, टू ग्रुप टुगेदर सिमिलर आइटम्स। सिमिलर आइटम्स को जब आप ग्रुप कर लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना। ठीक है, तो मान लो देखो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, रिकॉर्डिंग में आप क्या करोगे, एक बुक ओपन करोगे,
वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको डेफिनेशन समझने के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक बुक स्टार्ट ओपन की, उस बुक में आपने उस दिन की सभी ट्रांजेक्शन को लिख लिया कि आपने आज परचेज किया है, आपने आज सेल की है, आपने सैलरी पे की है, आपने आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, आपने आज प्रमोशन के ऊपर इतना खर्चा किया है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं उस दिन में, तो आप क्या करोगे, उस नोटबुक के एक पेज के ऊपर लिख लोगे। ठीक है, बट अभी साल के एंड में जब आपको उस चीज का डाटा चाहिए कि आपने कितनी सैलरी पे की है, आपने कितने की सेल्स की है, आपने कितने की परचेज किए थे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, वो सभी कैलकुलेशन करने के लिए ना आपको कलेक्टिव डाटा चाहिए। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि 1 तारीख को कितना खर्चा किया था, 2 तारीख को कितना खर्चा किया था। आपको क्या चाहिए, कलेक्टिव डाटा चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को सीक्वेंस में लिख लेते हैं, उसके बाद उनको ग्रुपिंग करते हैं कि सैलरी वाली सारी आइटम्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, जो हमारी परचेजेज है उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, सेल्स वाली ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर लिख लेते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, सेम आइटम्स का मतलब क्या है कि सेम जो अकाउंट्स है उनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करने का क्या मतलब होता है, वेट, समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब है, अभी आपने मान लो लिख लिया कि आज मीन्स एक 1 जनवरी को मैंने इतने की सैलरी पे की, 10 जनवरी को मैंने इतने की पे की, 15 फरवरी को मैंने इतने की पे की, आपने एक जगह पर उसको कलेक्ट कर लिया। बट जब आपको रिजल्ट्स बनाने हैं, तब आपको एक सिंगल अमाउंट चाहिए कि ओवरऑल आपने कितने का खर्चा किया है ड्यूरिंग द ईयर। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको एक सिंगल अमाउंट निकाल लेते हैं सारी कैलकुलेशन करने के बाद, उसको ही हम समराइजिंग बोलते हैं। समराइजिंग करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, लाइक ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पी एंड एल, वो सारी चीजें समराइजिंग का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, बट अभी सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बोले कि सिंपली सबसे पहले हम एक सिंगल पेज पे सभी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, देन हम उसको ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करने के बाद हम उनका टोटल लगा के उनके कैलकुलेशंस करके एक सिंगल अमाउंट निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में पूरे साल में इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर कितना खर्चा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग में बेसिकली आप लिख सकते हो, टू मेक अ सिंगल अमाउंट। ठीक है, ये जब सिंगल अमाउंट निकाल लेते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर हमारा कितना खर्चा या कितनी हमारी अर्निंग्स हुई है। नाउ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, देन हम क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद बाकी सारी चीजें बाद की बात है, फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उनके रिजल्ट को। देखो, आपने सबसे पहले रिकॉर्ड किया, आपने एक पेज पे ऊपर सभी ट्रांजेक्शन्स को लिखा, उसके बाद आपने उसकी ग्रुपिंग कर दी, आपने उसको समराइज करके एक सिंगल अमाउंट निकाल दी। अभी निकालने के बाद उसको हम इंटरप्रेट भी करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना कि हमें 42,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होना दैट इज अ इंटरप्रिटेशन कि हाँ, ये पर्टिकुलर साल में मुझे प्रॉफिट हुआ है बिकॉज मैंने अपने इतने का गुड्स परचेज किया था, इतने की गुड्स सेल की है, मेरा इतना खर्चा हुआ, इतना इनकम हुई। मीन्स हम उस चीज को, जो हमारा रिजल्ट आया है ना, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो रिजल्ट कैसे आया और क्यों आया। ठीक है, तो दैट इज इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट, एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट। तो अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। क्यों आर्ट बोलते हैं, बिकॉज इसमें स्किल, जजमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अभी इसमें 4 चीजें की जाती हैं, बेसिकली ये 6 स्टेप का प्रोसीजर होता है। बट अभी के लिए आप समझो, एज पर डेफिनेशन इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड करते हो, देन आप उसको क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, देन समराइज करते हो, एंड लास्ट में जो भी आपने समरी करने के बाद आपका रिजल्ट आया, उसको आप इंटरप्रेट करते हो, उसको आप एक्सप्लेन करते हो कि ये रिजल्ट क्यों आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, अभी आपने बोला कि हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, सभी चीजें करती हैं, बट किस चीज को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं, हमने ऊपर अभी जस्ट कवर किया कि अकाउंटिंग में हम क्या कवर रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, वो किस चीज की करते हैं, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स की करते हैं। ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपने देख लिया, ट्रांजेक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका फाइनेंशियल नेचर हो एंड जो बिजनेस को अफेक्ट करे। एंड इवेंट का क्या मतलब होता है, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो हम ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करके उसके बाद उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। अभी यहाँ पर हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को लेते हैं दोज आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जिनका फाइनेंशियल करेक्टर होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हैं जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती है। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब जिनका मनी से रिलेटेड कोई ना कोई लिंक होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल नेचर होगा तभी ही हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। वो फाइनेंशियल करेक्टर 100% होना नहीं जरूरी, डेट मे बी इन पार्ट, ठीक है। मतलब कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हो सकता है कि सिर्फ 20% ही फाइनेंशियल करेक्टर हो, बाकी की ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन फाइनेंशियल करेक्टर की हो। तो आपकी अगर ट्रांजैक्शन में कुछ पार्ट भी फाइनेंशियल नेचर का है तो आप उसको ट्रांजैक्शन और इवेंट की कैटेगरी में लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, दैट आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब कि उनका एटलीस्ट एक पार्ट भी फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। अभी लास्ट हमारा थोड़ा सा रह गया इसमें डेफिनेशन में, बाकी सारी चीजें हमने कवर कर ली। हमने कवर कर लिया कि ये आर्ट होती है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, किस चीज को, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को, दैट आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। नाउ यहाँ पर उन्होंने वर्ड लिखा है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है कि हम उसको इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कैसे करते हैं, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब कि इस फॉर्मेट में करते हैं ताकि वो हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकें, और इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ये रिकॉर्ड करने के, क्लासिफाई करने के फॉर्मेट बताए गए हैं कि इन द सिग्निफिकेंट मैनर रिकॉर्ड करना है एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना है। दीज देयर आर द टू फीचर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, कि आपने सिग्निफिकेंट मैनर में करना है एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी करना है, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज वो फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको मनी फॉर्म में ही हम रिकॉर्ड करेंगे, उसका सिर्फ मनीटरी फॉर्म ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि उसका फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, बिकॉज हमने उसको मनी फॉर्म में रिकॉर्ड करना है तो उसका मनी फॉर्म होना चाहिए, तभी ही हम उसको मनी फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ डेफिनेशन एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। नाउ इसमें उन्होंने नेक्स्ट डेफिनेशन दी है, एक उन्होंने ये डेफिनेशन दी है बेसिक, जिसमें उन्होंने बताया कि अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, एक बेसिकली डिटेल्ड डेफिनेशन दी है। अभी उन्होंने बोला नेक्स्ट उन्होंने डेफिनेशन दी है ऑन 1970 को, वो कितने की थी, 1961 में। ये 1970 में उन्होंने फंक्शन एक्सप्लेन किया है कि अकाउंटिंग की क्यों जाती है, अकाउंटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, वो उन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन में बता दिया। अभी अकाउंटिंग का रीजन बताया कि व्हाई अकाउंटिंग इज डन, उसका फंक्शन बताया गया है। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज, ठीक है। देखो यहाँ पर सेम वही डेफिनेशन है बड़ी बड़ी, तो हम इसको क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि फंक्शन क्या है अकाउंटिंग दा, टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। हम अकाउंटिंग के थ्रू सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए वहां से हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही मिल सकती है। तो अकाउंटिंग का काम क्या है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना, that is needed to be useful in making the economic decisions। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम किसको प्रोवाइड करेंगे, यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे, जिन यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन चाहिए टू मेक द इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। एंड प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज। तो सेम वही चीज है कि अकाउंटिंग का क्या काम है, अकाउंटिंग का काम, फंक्शन क्या होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज, ठीक है। एंड उसमें भी उन्होंने बोला कि प्राइमरली फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन जो
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देना। इसको अगर हम सिंगल वर्ड में लिखें ना, एक सिंगल वर्ड में ये चीज, टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरी फाइनेंशियल नेचर, तो इसका मतलब यही है फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्म करना। किसको इंफॉर्म करना? यूजर्स को, जिनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए टू मेक द इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल पूरी डेफिनेशन को बोलो ना, तो इसका मतलब क्या है? टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए जो उन्होंने नेक्स्ट डेफिनेशन दी है ना, जो उन्होंने एक लमसम डेफिनेशन, एक सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन को कंबाइन करके बताया ना, उसमें उन्होंने बताया कि काउंटिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन। अगर आप नीचे वाली डेफिनेशन जो फंक्शन वाली डेफिनेशन है, एंड ऊपर वाली डेफिनेशन जो उन्होंने बेसिक डेफिनेशन बताई है, उनको कंबाइन करो ना, तो उसका यही मतलब निकलता है कि आपने क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट करना है एंड उनके रिजल्ट को कम्युनिकेट करना है उन पर्संस को, जो पर्सन उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो डेट्स इट। तो दिस वाज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक और डेफिनेशन दी गई है, दैट इज दिस इज गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने 1966 में दी थी। इसमें भी उन्होंने यही बोला, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी उन्होंने फंक्शन ही बताया है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन, जो आपकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना एंड उसको कम्युनिकेट करना उन लोगों को, जिन पर्सन्स को डिसीजंस लेने के लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आप ये दो डेफिनेशंस याद रख सकते हो। फर्स्ट वन इज दिस, अमेरिकन इंस्टीट्यूट की जो दो डेफिनेशंस है ना, दिस इज आल्सो गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। ठीक है, इनकी दोनों डेफिनेशंस को आप याद रख सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमने दो टॉपिक्स मेनली कवर किए हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड एंड सेकंड वन इज व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। देखो, ये फर्स्ट वीडियो थी इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं। इसमें हम बेसिकली अभी हमने स्टार्ट किया है ना, इसलिए हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। फर्स्टली आज हमने सिर्फ दो टॉपिक कवर किए हैं। आपने क्या करना है, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद एक बारी पूरे जो भी ये दो टॉपिक्स में हमने, जो भी मॉड्यूल में जो दो टॉपिक्स हैं, जो बेसिकली 3 से 4 पेजेस में जो दो टॉपिक्स हैं, तो आपने वो सारे सारे पेजेस को रीड आउट करना है एंड उसमें से अपने जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो चीज आप मार्क कर सकते हो। वैसे हमने जो मार्क किया है वही चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी। अगर कोई चीज और आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप अपने लिए मार्क कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर किसी को पेड कोर्सेज लेने हैं तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो और वहां से हमारे पेड कोर्स के बारे में डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपका यही होमवर्क है कि आपने क्या करना है, जो दोनों टॉपिक्स को पूरा डिटेल में गो थ्रू करना है एंड अगर आपको कोई पर्सनल नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल पार्ट है तो धीरे धीरे मूव करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट्स में हम क्विकली मूव कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।